जय हिंद। स्वागत है आपका हमारे इस ई पाठशाला सेंटर यूट्यूब चैनल में। आज हम करने वाले हैं नंबर सिस्टम का एक अगला क्लास। इससे पहले हमने क्या किया था, इसके पहले हमने पढ़ा था कि नंबर सिस्टम के अंदर नेचुरल नंबर, होल नंबर मतलब संपूर्ण नंबर, इंटीजर नंबर, ठीक है, इसके बारे में हमने चर्चा किया था। दशमलव, शांत दशमलव, अशांत दशमलव, इस प्रकार के नंबरों के बारे में हमने चर्चा किया था। अब हम आगे चर्चा करेंगे कि वास्तविक संख्याएं क्या होती है। वास्तविक संख्या के बाद हम इमेजिनरी नंबर और कंपोजिट नंबर पर चर्चा करेंगे। इसके बाद हम चर्चा करेंगे कि परिमेय संख्या क्या होती है और अपरिमेय संख्या क्या होती है। उसके बाद एक कंप्लीट चार्ट बना के बताएंगे ताकि आपको नंबर सिस्टम से जितने भी नंबर से लेकर जितने भी प्रॉब्लम होंगी वो आपके एक ही बार में आपका खत्म हो जाएगा। ठीक है, एक ही बार में इसका आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का प्रश्न। ठीक है, तो आज के प्रश्न में हम देखेंगे कि वास्तविक संख्याएं क्या होती है। ठीक है, वास्तविक संख्याएं क्या होती है। तो वैसी संख्याएं जिसको हम नंबर लाइन पर प्राप्त कर सके वास्तविक संख्या कहती है। अब इसी को हम रियल नंबर के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो ऐसी संख्या जिसे नंबर लाइन पर प्राप्त किया जा सके। ठीक है, नंबर लाइन पर प्राप्त किया जा सके, प्राप्त किया जा सके। ये ऐसी संख्याओं को क्या कहा जाता है, वास्तविक या फिर रियल नंबर के नाम से जाना जाता है। ठीक है, वास्तविक या फिर रियल नंबर के नाम से जाना जा सकता है। ठीक है, तो जीरो एक वास्तविक संख्या है। तो नंबर लाइन क्या होता है, तो देखिए नंबर लाइन होता है, ये इस प्रकार के नंबर लाइन होते हैं। ठीक है, जहां पे बीच में जीरो होगा, इधर +1 होगा, +2 होगा, +3 होगा और एंड सो ऑन। उसी प्रकार से -1 होगा, -2 होगा, -3 होगा और इधर सो ऑन। ठीक है, या फिर इसको अनंत मान लीजिए, इसको भी अनंत मान लीजिए। ठीक है, तो इस नंबर लाइन पर जितने भी संख्याएं हमको प्राप्त होती है वैसी संख्याओं को हम वास्तविक संख्या कहते हैं। और वास्तविक में अभी तक हमने जितना भी आपको पढ़ाया है इस क्लास से पहले, वो सारे के सारे नंबर लाइन पर प्राप्त किए जाने वाली संख्याएं हैं। ठीक है, प्राप्त की जाने वाली संख्याएं हैं, इसलिए हम उन सभी को वास्तविक संख्या के नाम से जानेंगे। ठीक है, वास्तविक संख्या के नाम से जानेंगे। थोड़ा सा हम आपके ओवरव्यू देख लेते हैं। तो वास्तविक संख्या को हम दो भाग में बांटते हैं। ठीक है, वास्तविक संख्या को दो भाग में बांटते हैं। पहले भाग को बोला जाता है परिमेय संख्या। ठीक है, पहले भाग को बोला जाएगा परिमेय संख्या और दूसरे भाग को बोला जाएगा अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या क्या कहा जाएगा, अपरिमेय संख्या कहा जाएगा। अब इस परिमेय संख्या के भी बहुत सारे भाग होंगे। ठीक है, इस परिमेय संख्या के भी बहुत सारे भाग होंगे। तो इस परिमेय संख्या में आपका क्या क्या आ जाएगा, इसमें आ जाएगा आपका जैसे हमने पढ़ा था आपका नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर के साथ आपका आ जाएगा होल नंबर। होल नंबर के साथ आज आपका आ जाएगा इंटीजर नंबर। इंटीजर के बाद आपका आ जाएगा दशमलव, इसको हम फ्रैक्शन कहते हैं या पॉइंट में। ठीक है, दशमलव आ जाएगा। दशमलव में आपका क्या आ जाएगा, आवृत्ति दशमलव आ जाएगा, आवृत्ति दशमलव। ठीक है, आवृत्ति दशमलव, आवृत्ति दशमलव। ठीक है, तो नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर नंबर, दशमलव, आवृत्ति दशमलव या फिर दशमलव, तो इतने सारे जो नंबर हैं वे हमारे परिमेय संख्या कहलाता है। और केवल एक परिमेय संख्या है। ठीक है, वैसे इसका लास्ट में हम डेफिनेशन देखेंगे जिसको हम P और Q के रूप में लिख सकें। और P और Q एक पूर्णांक संख्या होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, P और Q एक पूर्णांक होनी चाहिए और Q आपका कभी भी 0 नहीं होगा, ये इसकी कंडीशन रहती है। आगे इसको हम और चर्चा करेंगे। अपरिमेय संख्या क्या होती है, तो अशांत दशमलव, अशांत दशमलव, वैसा दशमलव जो शांत ही नहीं होता, जो चलते जाता है ना। आगे इस पर चर्चा करेंगे अशांत दशमलव के बारे में। ठीक है, वैसे आगे इसमें चर्चा करेंगे। तो हमने वास्तविक संख्या पढ़ लिया। वैसे संख्या जिसको हम रियल नंबर कहते हैं, जिसको हमने नंबर लाइन पर प्राप्त कर सकते हैं। इसके दो प्रकार हैं,
परिमेय संख्या, और परिमेय संख्या में कितनी संख्या आती है? नेचुरल, होल नंबर, इंटीजर, दशमलव, आवृत्ति या फिर आवृत्ति दशमलव, या फिर एक और रहता है शांत दशमलव। इसको दशमलव और साथ में शांत दशमलव लिख लीजिए, शांत दशमलव, ठीक है, शांत दशमलव। तो इतने प्रकार की परिमेय संख्या होती है, और परिमेय संख्या को p बटा q के रूप में लिख सकते हैं, और पूर्णांक जो, क्योंकि p और q दोनों पूर्णांक होना चाहिए, साथ में q की वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है। अपरिमेय संख्या जिसको हम कहते हैं इर्रेशनल नंबर, और परिमेय को रैशनल नंबर कहा जाता है। अशांत दशमलव वैसा संख्या जिसका दशमलव कभी रुकता ही नहीं है और ना ही किसी स्पेशल नंबर पर वो रिपीट करता है। रिपीट भी करेगा तो उसका कोई फिक्स पैटर्न नहीं है, ठीक है, और या तो वो रुकेगा ही नहीं, वो चलते जाएगा चलते जाएगा चलते जाएगा, और एक आपका समय निकल जाएगा, पूरा संसार खत्म हो जाएगा, लेकिन उसका जो आगे जो संख्या आती रहती है वो चलता ही रहेगा, ठीक है। तो ऐसी संख्या को हम परिमेय संख्या कहते हैं, अपरिमेय संख्या, और इसको हम p बटे q के रूप में भी नहीं लिख सकते। क्या नहीं लिख सकते? p बटे q के रूप में भी हम इसको नहीं लिख सकते। ये हो गया हमारा वास्तविक संख्या। अब चलते हैं काल्पनिक संख्या के ऊपर चलते हैं। तो वैसी संख्याएं, कुछ ऐसी संख्या है जिसकी कल्पना की गई है कि ऐसा संख्या भी हो सकता है, ठीक है, काल्पनिक संख्या कहा जाता है। इसको हम i से दर्शाते हैं, ठीक है, i से दर्शाते हैं, और ये हो जाता है अंडर रूट i, ठीक है, अंडर रूट i कहा जाता है। तो वैसी संख्या जिसका वर्ग करने पर हमको आंसर माइनस में मिले, ठीक है, कि हम लिख लेते हैं ऐसी संख्या जिसका वर्ग करने पर उत्तर ऋणात्मक में आए, ठीक है, वैसी संख्या जिसका हम वर्ग करने पर इसका जो आंसर है वो ऋणात्मक में मिले, ठीक है, ऐसी संख्या को हम क्या कहते हैं? काल्पनिक संख्या, जो कभी संभव नहीं हो पाएगी। जैसे हम एक काल्पनिक i2 लिख लेते हैं तो ये हमेशा माइनस में आंसर देगा। यदि कुछ भी ऐसी संख्या है यदि वो माइनस में आंसर आया, इसका मतलब वो काल्पनिक संख्या है, ठीक है। वैसी संख्या को हम क्या कहते हैं? काल्पनिक संख्या के नाम से जाना जाता है, ठीक है, काल्पनिक संख्या के नाम से जाना जाता है। आगे बढ़ते हैं, ये कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है, यदि हम रियल नंबर और काल्पनिक नंबर से यदि किसी संख्या को बता दें, ठीक है, तो ये हो जाता है हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर हो जाता है। क्या हो जाता है? कॉम्प्लेक्स नंबर हो जाता है। इन दोनों के मिलन को हम क्या कहते हैं? कॉम्प्लेक्स नंबर कहते हैं, जो हमारा संभव नहीं है। ये वैज्ञानिकों द्वारा उपयोग किया जाता है, ठीक है। अब हम चलते हैं हमारे मेन टारगेट के ऊपर। संख्याएं कितनी प्रकार की होती है? तो संख्याएं वास्तविक होती है, काल्पनिक होती है और मिश्रित होती है। काल्पनिक को हम आयोटा से दर्शाते हैं, रियल को हम वास्तविक को रियल संख्या कहा जाता है, और मिश्रित को कंपोजिट, जिसको सी से दर्शाया जाता है, ठीक है। वास्तविक संख्याएं जो है दो प्रकार की होती है, एक परिमेय संख्या और दूसरा अपरिमेय संख्या। देखिए, अब ऐसा प्रश्न आपको पूछा जाएगा, परिमेय संख्या में आ जाएगा प्राकृतिक, प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या, दशमलव संख्या, आवृत्ति दशमलव, ठीक है। और अपरिमेय क्या आ जाएगा? अशांत दशमलव संख्या। अपरिमेय केवल वही होगा जो अशांत दशमलव संख्या, या ऐसा कहा जाए ऐसा संख्या जो रूट से बाहर ना आए, वैसी संख्या जो रूट से बाहर ना आए। वैसे लिख देता हूं, जो रूट से बाहर ना आए, जो रूट से बाहर ना आए। बाकी अभी इसका और फिक्स देखेंगे कि परिमेय अपरिमेय को हम और डिटेल से देखेंगे। फिलहाल आपका प्रश्न यहाँ से कैसे बनेगा ये देख लीजिए, ठीक है। फिलहाल आपका प्रश्न कैसे बन सकता है ये देख लीजिए। यदि मैं कहूं कि ये दो आपका परिमेय संख्या है कि नहीं है, तो दो सबसे पहले बताइए। दो तो हमारा प्राकृतिक में भी आता है, पूर्ण में भी आता है, पूर्णांक में भी आता है, ठीक है। और ये दोनों परिमेय के भाग हैं, मतलब ये परिमेय संख्या है, साथ साथ वास्तविक संख्या भी है। दूसरी बात, यदि हम क्या ये अपरिमेय संख्या है क्या? दो तो अपरिमेय संख्या नहीं है, क्योंकि ये रूट से बाहर आ जाएगा, और ये हमारा अशांत दशमलव भी नहीं है। तो ऐसा आपको घुमा फिरा के पूछा जाएगा। बाकी इसको कंप्लीट करने के बाद हम आपको एक चार्ट बनाकर फिर से बताएंगे कि कौन सी संख्या किसके अंतर्गत आ सकता है, ठीक है। चलिए, ये संख्याएं हो गई। अब इसमें हम परिमेय और अपरिमेय संख्याओं के बारे में भी जान लेते हैं, ठीक है। अब कुछ परिमेय संख्या के बारे में समझते हैं। अभी तो हमने केवल इसका वो देखा था, ओवरव्यू देखा था। अब देखते हैं परिमेय संख्या होता क्या है।
तो वैसी संख्याएं जिसको हम p बटा q के रूप में लिख सकते हैं परिमेय संख्या कहलाती है। लेकिन इसका एक कंडीशन ये है कि q जो बराबर है ना, वो 0 नहीं होना चाहिए, पहला कंडीशन। दूसरा, जो p और q है एक पूर्णांक होना चाहिए। क्या होना चाहिए? पूर्णांक होना चाहिए। ठीक है, पूर्णांक होना चाहिए। और पूर्णांक संख्या के बारे में हमने आपको क्या बताया था? ठीक है, कि पूर्णांक संख्या कहाँ से स्टार्ट होती है? इसको हम इंटीजर भी कहते हैं ना, पूर्णांक। पूर्णांक कहाँ से स्टार्ट होता है? तो पूर्णांक आपका माइनस और 0 प्लस। ठीक है, तो जितने भी माइनस की संख्या है, जितने भी प्लस की संख्या है, साथ में जो 0 है, ये सभी हमारे पूर्णांक कहलाते हैं। ठीक है, ये सभी क्या कहलाते हैं? पूर्णांक संख्याएं कहलाती है। ठीक है, ये सभी क्या कहलाती है? एक पूर्णांक संख्याएं कहलाती है। तो p बाई q को हम पूर्णांक संख्या के रूप में लिखेंगे, तभी वो रेशनल नंबर कहलाएगा, अन्यथा उसको रेशनल नंबर नहीं कहा जाएगा। अब कुछ ऑप्शंस में देख लेते हैं कि कुछ ऐसे जो है जो रेशनल नंबर है कि नहीं है। ठीक है, तो रेशनल नंबर में हमने अभी तक क्या पढ़ा है? तो हमने पढ़ा है प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या, ठीक है, प्राकृतिक संख्या में होता है 1 से लेके 2, 3 इस प्रकार से स्टार्ट होता है अनंत तक। ठीक है, दूसरा प्रकार है इसका रेशनल में, और क्या आ जाएगा? तो इसमें पूर्ण संख्या आ जाएगा। पूर्ण संख्या, पूर्ण में आ जाएगा 0 से स्टार्ट होगा, 1, 2, 3 और ये अनंत तक जाएगा। उसी प्रकार तीसरा हो जाएगा हमारा पूर्णांक संख्या। ठीक है, पूर्णांक संख्या आपका -1, 0 और +1। ठीक है, यहां से जहां तक अब ले जा सके और माइनस जहां तक, ये पूर्णांक संख्या हो गया। ठीक है, तीसरा हमने और क्या चौथा हमने पढ़ा था इसका दशमलव वाला। दशमलव संख्याएं दशमलव में हो सकती है। पांचवा, ये शांत दशमलव होनी चाहिए, शांत दशमलव। ठीक है, शांत दशमलव क्या होगा? जैसे 1.5, 6.5 है ना, या फिर 5.553। ठीक है, मतलब ये शांत हो गया, आगे बढ़ नहीं रहा है। ठीक है, एक और होना चाहिए, दशमलव तो होगा लेकिन आवृत्ति दशमलव होगा, आवृत्ति दशमलव। तो आवृत्ति दशमलव क्या हो जाएगा? 3.222 अगर ऐसा आ गया तो हम इसको क्या लिख सकते हैं शॉर्टकट में? 3.2 के बार 2 की बार 2 इस प्रकार से लिखेंगे। तो इतने हमारे रेशनल नंबर होते हैं। ठीक है, इतने हमारे रेशनल नंबर होते हैं, और ये जरूरी है आपको जानना, क्योंकि कभी भी आपको एग्जाम में ऐसा पूछा जा सकता है। ठीक है, और वैसा संख्या जो रूट से बाहर आ जाएगा, या एक लाइन में कहा जाए तो वैसा संख्या जो रूट से बाहर आ जाए, रूट से बाहर आए। तो रूट से बाहर आने के लिए क्या होगा? जैसे मैंने लिख दिया √16, तो क्या ये बाहर आ पाएगा? बिल्कुल बाहर आ पाएगा। ये हो जाएगा मेरा 4। ठीक है, ये हो जाएगा मेरा 4। ठीक है, और माइनस अगर 25 भी लिख देते हैं तो भी ये हमारा क्या हो जाएगा? ठीक है, रिपीटिंग डेसिमल हो जाएगा, ये रिपीटिंग डेसिमल हो जाएगा, फिर ये भी हमारा रेशनल नंबर होगा। अब इर्रेशनल के बारे में चर्चा करते हैं। अपरिमेय संख्या, तो वैसी संख्या, ठीक है, वैसी संख्या जो रूट से बाहर ना आए, जो रूट से बाहर न आए। ठीक है, इसको क्या कहेंगे? अपरिमेय संख्या कहेंगे। दूसरी बात, ये अशांत और अशांत दशमलव है। ठीक है, मैंने अशांत लिखा था कि अशांत लिखा था, देख लेता हूं मैं। शांत है, हाँ, शांत दशमलव। ये अशांत दशमलव है। क्या है ये? अशांत दशमलव है। इसका कहीं भी कोई अंत नहीं है। क्या नहीं है? कहीं भी अंत नहीं है। जैसे हम एक ऑप्शन ले लेते हैं, कहीं भी अंत नहीं है, तो ये हम 20 ले लेते हैं और 6 ले लेते हैं, तो ये हो जाएगा 6 3 18। फिर से 2 आया, पॉइंट लगाया, 0 लगाया, 6 3 18। ठीक है, फिर से 2 बचेगा, पॉइंट लगाएंगे, 0 लगाएंगे, 6 3 18। यहाँ ये अशांत जरूर है ना, पर ये कहीं ना कहीं आप एक रिपीट कर रहा है, तो इसको हम लिख सकते हैं 3 पॉइंट बार, इस प्रकार से। लेकिन कुछ संख्या ऐसा होगा जो कभी खत्म ही नहीं होगा। जैसे हम मान लेते हैं 0.5, 6, 7, 8, 9, 10, अब जो भी लिखते जाओ ये खत्म होगा ही नहीं। ये जो कहते हैं आता ही रहेगा, आता ही रहेगा, कुछ भी आता रहेगा। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? हमारा अशांत दशमलव हो जाएगा। तो वैसी संख्या जो कभी रुकता नहीं है या जो रूट से बाहर नहीं आता है, क्या कहलाता है? अशांत दशमलव कहला जाता है। नॉट टर्मिनेटिंग अशांत दशमलव, जैसे हम अशांत दशमलव में क्या आ जाएगा हमारा? सबसे पहला आ जाएगा √2।
√2 का मान आप कभी भी फाइंड नहीं कर पाओगे, ये 1.414285 ये चलता ही जाएगा, मतलब ये 2 कभी भी रूट से बाहर नहीं आया, इसका मतलब ये आसान, ये हमारा अपरिमेय नंबर हो गया, ठीक है। और नॉन रिपीटिंग डेसिमल, वैसे और कुछ ऐसे दशमलव जो रिपीट नहीं कर सकते, जैसे नॉन रिपीटिंग, ये कभी ये एक फिक्स पैटर्न में रिपीट नहीं करेगा दशमलव, वो बढ़ते ही जाएगा बढ़ते ही जाएगा बढ़ते ही जाएगा, तो वो भी हमारा अपरिमेय नंबर कहलाएगा, ठीक है। तो कुछ अपरिमेय नंबर है जैसे पाई, पाई एक हमारा अपरिमेय संख्या है, उसी प्रकार √3 जो है अपरिमेय संख्या है, ठीक है। -5 जो है अपरिमेय संख्याएं हैं, ठीक है। उसी प्रकार 2 प्लस जो 7 √7 है, ये भी हमारा अपरिमेय संख्या होता है, ठीक है, अपरिमेय संख्या होता है। ठीक है, चलिए अब हमने परिमेय और अपरिमेय देख लिया, अब कुछ और ऐसे नंबर्स आते हैं जो आपको परेशान करते हैं एग्जाम में। जैसे सबसे ज्यादा फेमस नंबर है आपका प्राइम नंबर, ठीक है। सबसे ज्यादा आपको परेशान करने वाले नंबर है, नेचुरल नंबर के अंतर्गत आता है भाज्य और अभाज्य, प्राइम और नॉट प्राइम। तो इसके लिए हम थोड़ा सा ये जान लेते हैं कि वास्तविक में नंबर क्या है। हम चाहते तो आपको इसी को सही बता सकते थे, लेकिन अब इसको हम लास्ट में बता रहे हैं कि वास्तविक में नंबर होती क्या चीज है। तो मैं बता दूं, इस दुनिया में जितने भी नंबर है वो केवल और केवल या तो प्राइम है या फिर प्राइम नंबर से ही बने हुए हैं। क्या कहा मैंने, इस दुनिया में जितने भी नंबर हैं, जितने भी नंबर हैं, या तो वो प्राइम है, या तो वो प्राइम है, प्राइम मतलब अभाज्य है, या फिर प्राइम नंबर से ही बने हुए हैं, या फिर प्राइम से ही बना हुआ है, प्राइम से ही बना है, ठीक है। प्राइम है या फिर वो प्राइम नंबर से ही बना हुआ है। आगे हम अब प्राइम नंबर को आप समझाएंगे। प्राइम का मतलब होता क्या है, PRIME, प्राइम का मतलब होता है अभाज्य संख्या, वैसी संख्या जो प्रॉपर 2 से पूर्ण रूप से भाग नहीं जाता, अभाज्य संख्याएं कहलाती है, ठीक है। एक स्वयं से और एक से तो सभी संख्याएं भाग हो जाएंगी, लेकिन वैसी संख्या जो 2 से पूर्ण रूप से भाग ना जाए, ठीक है, वैसी संख्या जो 2 से पूर्ण रूप से भाग नहीं जाता है, वो क्या कहलाता है, प्राइम नंबर कहलाता है। और प्राइम नंबर के मात्र 2 गुणनखंड होते हैं, 2 गुणनखंड होते हैं। कितने गुणनखंड होते हैं, 2 गुणनखंड। उस 2 गुणनखंड में से एक गुणनखंड एक होगा और दूसरा जो है वो स्वयं होता है, स्वयं नंबर होगा। तो वैसे संख्या जिसके 2 गुणनखंड होंगे, एक गुणनखंड एक होगा और दूसरा वो स्वयं होगा। जैसे बाय द वे हम एग्जांपल के रूप में यहाँ लेकर चलते हैं, जैसे मैंने यहाँ लिया 2 को, ठीक है। अब 2 को मैं कैसे तोड़ सकता हूँ, तो इसको मैं 1 गुना 2 कर सकता हूँ, और मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है, ठीक है। तो इसके 2 गुणनखंड हो गए, 1 और 2। एक तो स्वयं, एक तो रहता ही है, दूसरा नंबर ये स्वयं हो गया। अब मैं 3 के पास चलता हूँ, 3 को भी मैं 1 गुना 3 ही लिख सकता हूँ, तो ये भी मेरा प्राइम नंबर हो गया। अब 4 को यदि मैं तोड़ने की कोशिश करूं तो कैसे लिख सकता हूँ, देखिए 1 गुना 4 तो लिख ही सकता हूँ, साथ में 2 गुना 2 भी लिख सकता हूँ। तो इसके 1 से अधिक गुणनखंड हो गए ना, कितने गुणनखंड हो गए, तो गुणनखंडों की संख्या 1 और 2 और 4 स्वयं है, ठीक है। तो इस प्रकार के इसके 3 गुणनखंड हो गए, तो ये हमारा भाज्य संख्याएं कहलाएंगी, ठीक है। ये मतलब ये अभाज्य संख्याएं अब नहीं है। तो 2 और 3 हमारा प्राइम नंबर है, लेकिन 4 नहीं है। अभी फिलहाल प्राइम पर ही फोकस कीजिए, अब अभाज्य संख्या को हम बाद में डिस्कस करेंगे, सॉरी भाज्य संख्या को हम बाद में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो ये प्राइम नंबर हो गया। ये वाला लाइन याद रखिएगा, इस दुनिया में जितने भी नंबर है ना, या तो वो प्राइम नंबर है या फिर प्राइम नंबर से ही बने हैं, इस दूसरा इसमें कोई भी उपाय नहीं है, ठीक है। प्राइम है या फिर प्राइम नंबर से बने। अब प्राइम नंबर का तो हमने थोड़ा सा डिफिनेशन जान लिया, उसको हम अभाज्य संख्या कहते हैं। अब गुणनखंड का मतलब होता है कि जैसे हम कितने प्राइम है हमारे पास, 2, 3, 5, 7, 11 और बाकी और आते जाएगा 13, ठीक है, 19, 17, ये सब हमारे प्राइम नंबर है। प्राइम नंबर एक इकलौता नंबर है, इसमें कोई भी मिक्सचर नहीं है,
ये 2 3 5 7 11 13 19 17 या फिर आगे और जितना भी आप पढ़ोगे, ये किसी का मिश्रण नहीं है। इस अंकों का बनावट अपने आप में यूनिक है ना, इसमें किसी भी अंक का मिलावट नहीं है, इसलिए हम इसको प्राइम नंबर कहते हैं। ठीक है, 13 अपने आप में पूर्ण है, इसमें कोई भी अंक नहीं मिला हुआ है। 2 अपने आप में पूर्ण है, इसमें कोई भी अंक नहीं मिला हुआ है। ठीक है, अब ये मैं कैसे बताऊंगा कि कोई अंक मिला हुआ है कि नहीं, एक और स्वयं को छोड़ के, एक और स्वयं को छोड़ के, ठीक है, एक और स्वयं को छोड़कर ऐसा, ठीक है, एक और स्वयं को छोड़कर इसमें आपको कोई भी मिक्सचर नहीं दिखेगा। वही यदि मैं अगर 25 की बात करूं, 25 की बात करूं तो 25 को मैं 1 गुना 25 तो लिख सकता हूं, साथ को इस साथ में 25 को मैं 5 गुना 5 भी तो लिख सकता हूं। मतलब यहाँ 25 ये 2 5 को गुना करने से बना है 25। ठीक है, ये जो 25 अंक है या फिर 25 जो अंक है, इसका निर्माण कैसे हुआ है, 2 5 को आपस में गुना करने से 25 बना है। लेकिन ये 2 3 5 7 11 19 13 17 इनका जो बनावट है ये यूनिक ही है, इसमें कोई भी अंक सम्मिश्रित नहीं है, इसलिए इसको हम प्राइम नंबर कहते हैं। तो मैंने आपको दोनों तरीके से बता दिया, पहला इसके 2 गुणनखंड होंगे, एक और स्वयं। दूसरा ये अपने आप में यूनिक है, इसमें कोई भी नंबर नहीं मिला हुआ है, इसलिए हम इसको प्राइम कहते हैं। क्योंकि ये इसमें और कोई नंबर नहीं मिला है, इसलिए हम इसको भाग भी नहीं दे सकते किसी अन्य से। ठीक है, अब दूसरी बात हम फोकस करेंगे, अभाज्य इसको क्यों कहा जाता है। सीधी सी बात है, आपके पास एक वर्डिंग होगा कि घर का बेदी लंकड़ है। जब तक आपके बारे में कोई नहीं जानता है तब तक आप, है ना, यदि आपके बारे में कोई भेद जानने वाला नहीं है ना, यदि आपका कोई भेद नहीं जानता है मतलब आपको कोई तोड़ नहीं पाएगा, और आपका भेद कोई जान लिया मतलब आपको तोड़ पाएगा। मतलब ये है, यदि आप अकेले हैं, यूनिक है, अकेले हैं, तो आपके बारे में कोई जानता ही नहीं है, तो कैसे तोड़ेगा। जैसे 3 है, 3 को आप कैसे किसी से भाग दे पाओगे, ये पूर्ण रूप से कभी भी भाग नहीं जाएगा 2 से, क्योंकि इसमें किसी भी संख्या का मिलावट नहीं है। वही यदि हम बात करें 9 को, भला ही 9 2 से भाग नहीं जाएगा, लेकिन ये 3 से तो पूरा पूरा भाग चला जाएगा। क्यों, क्योंकि ये जो 9 का जो मिश्रण है या फिर 9 का जो फॉर्मेशन है 3 इंटू 3 करके बना है, मतलब इस 9 में भेदी है 3, तो यदि मुझे 3 कहीं मिल गया भाग देने वाला तो इसको निपटा देगा। ठीक है, वही यदि मैं 21 की बात करूं तो 21 जो है 2 प्राइम नंबर से बना है, 7 और 3 से। ठीक है, 7 और 3 से, 7 से 21। अब ये 21 को कौन काट सकता है, ध्यान से देखिए, 21 को कौन काट सकता है, तो 21 को या तो 7 काटेगा या 3 काटेगा, क्योंकि इसमें 2 नंबर का संयोजन से बना है। तो 7 मिलेगा तो भी 21 को काट देगा, और यदि 3 रहा तो भी इस 21 को आराम से काट देगा। ठीक है, दूसरी बात मैंने आपको ये कहा था कि या तो संख्या प्राइम होगा या उससे ही बना होगा, प्राइम से बना होगा। अब इस बात को प्रूव करने का हमारे पास समय आ गया। जैसे मैं ये कुछ नंबर लिख देता हूँ, जैसे कुछ बड़ा नंबर लिखते हैं। ठीक है, वैसे बड़ा नंबर लिखते हैं तो 56 लिख लेता हूँ, 56। अब ये बताना है कि ये प्राइम है कि नहीं है। ठीक है, सीधी सी बात, पहली बात तो यदि ये 2 से भाग चला गया मतलब ये प्राइम है। ठीक है, लेकिन हमारा उद्देश्य ये है कि ये प्राइम नंबर से ही बना है, तो हम इसको तोड़ते जाते हैं कि जब तक ये प्राइम स्टेज पर ना है। ठीक है, तो इसको मैं लिख सकता हूँ 8 7 56, मुझे एक प्राइम नंबर मिल गया। ठीक है, क्योंकि 7 प्राइम नंबर है। अब इस 8 को कैसे तोड़ सकता हूँ, तो 2 गुना 2 गुना 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8। ये देखिए, तो ये जो 56 का जो निर्माण है, 3 बार 2 और 1 बार 7 को मिलाकर 56 बनाया गया है, क्योंकि 2 भी एक प्राइम नंबर है। ठीक है, और 2 एक इकलौता सम संख्या है जो प्राइम है। ठीक है, 2 एक इकलौता सम संख्या है जो प्राइम नंबर है। इसके बाद जितने भी सम संख्या आएंगे वो हमारे भाज्य संख्या होगी। ठीक है, 2 एक ऐसा संख्या है जो प्राइम है, 2 एक सम प्राइम है, बाकी जितने भी प्राइम है वो सारे विषम संख्या है। ठीक है, एक रोचक बात आपको यहाँ पता चल गई। क्या पता चल गया हमको 2 के बारे में, 2 एक मात्र सम प्राइम नंबर है, सम प्राइम है। सम प्राइम है मतलब इसके बाद जितने भी प्राइम नंबर होंगे, है ना, सॉरी, जितने सम संख्या होंगे वो भाज्य संख्या है। अकेले 2 ऐसा संख्या है जो प्राइम में गिनती होती है। ठीक है, या इसके बाद ये कहा जाए कि जितने भी प्राइम नंबर है इस दुनिया में,
जितने भी प्राइम नंबर हैं इस दुनिया में, दो को छोड़कर जितने भी प्राइम नंबर हैं, या फिर पूरा पूरा लिख दूं क्या, ताकि आपको दिक्कतें ना हो। मैं पूरा पूरा लिख देता हूँ स्टेटमेंट को, ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, ध्यान से पढ़िएगा, ये आंसर आपको बहुत कम लोग बताएंगे इसको डिटेल में, है ना। जितने भी प्राइम नंबर हैं, जितने कितने अभी तक किसी को पता नहीं है ना, कितने पता नहीं है, पर जितने भी हैं प्राइम, ठीक है, उनमें से दो को छोड़कर सारे ऑड नंबर हैं। ठीक है, जितने भी प्राइम नंबर हैं, दो को छोड़कर सारे ऑड नंबर हैं। ठीक है, ये हमने बात जान लिया। दूसरी बात क्या जानना कि जितने भी प्राइम नंबर हैं, दो एक अकेला सम है, बाकी जितने भी प्राइम नंबर आएंगे वो ऑड है। दूसरी बात, जितने भी सम संख्या आएंगे वो हमारे भाज्य संख्या हो जाएगी। ठीक है, अब एक रोचक तथ्य एक है कि एक ना तो प्राइम है, ना तो मतलब ये ना तो भाज्य है और ना ही अभाज्य है। ठीक है, क्योंकि भाज्य के लिए हमारे अभाज्य संख्या डिक्लेयर करने के लिए हमारे पास नियम है कि उसको दो गुणनखंड होना चाहिए। तो एक को हम एक इंटू एक नहीं लिख सकते, क्योंकि एक रिपीट हो रहा है, तो ये अभाज्य भी नहीं है और ये भाज्य भी नहीं है, क्योंकि हमको एक दो से अधिक गुणनखंड चाहिए। ठीक है, अभी हम इस पर और चर्चा करेंगे जब भाज्य पढ़ाएंगे तब। भाज्य के लिए कंडीशन होना चाहिए कि दो से अधिक हमको गुणनखंड चाहिए, फैक्टर चाहिए। तो एक ना तो भाज्य है ना अभाज्य है। कभी कभी प्रश्न में आपको आए तो आपको याद होना चाहिए कि दो जो है ना तो भाज्य है और ना ही अभाज्य है। अब कुछ ऐसे प्रश्न है, अब हम पहले भाज्य के बारे में चर्चा कर लें तो ज्यादा अच्छा होगा कि हम आगे और चर्चा कर लेंगे। ठीक है, तो भाज्य संख्या के बारे में चर्चा करने के बाद ही हमारी चर्चाएं आगे बढ़ सकती हैं। ठीक है, तो हम भाज्य नंबर के बारे में चर्चा करेंगे। भाज्य तो ऐसा अंक जो है ना, जो जिसका, या फिर ऐसा मैं लिखता हूं, जिसका दो से अधिक गुणन खंड हो, दो से अधिक गुणनखंड। ठीक है, तो हम मान के चलते हैं चार के कितने गुणनखंड होंगे, तो चार को हम एक गुना चार भी लिख सकते हैं और 2 इंटू 2 लिख सकते हैं। तो कितने गुणनखंड हो गए, इसे गुणनखंड एक हो गए, दो और चार स्वयं हो गया। ठीक है, तो इसके 3 गुणनखंड हो गए, हमको दो से अधिक गुणनखंड चाहिए, तो चार हमारा एक भाज्य संख्या होगा। ठीक है, अब चार को कौन कौन भाग दे सकता है, एक तो देगा ही देगा, चार भी देगा, साथ में दो भी चार को भाग देगा। ठीक है, अब हम 10 की बात करते हैं। 10 क्या हमारा भाज्य संख्या है कि नहीं है, तो 10 देखिए मैंने पहले बताया था, इसके बाद जितने भी सम संख्या आएंगे वो सब भाज्य होंगे। तो हम हमारा माइंड यदि शार्प रहेगा तो हम तुरंत बता पाएंगे कि 10 एक भाज्य संख्या है। अब इसको प्रूव भी कर देते हैं। ठीक है, तो हम 10 को कैसे लिख सकते हैं, 5 इंटू 2 लिख सकते हैं, या फिर 10 इंटू 1 लिख सकते हैं। कितने भाज्य होंगे, 1, 5 और 10, 3 भाज्य हो गए, दो से अधिक होना चाहिए। ठीक है, पहली बात तो ये है कि जितने भी सम संख्या है दो को छोड़कर सभी के सभी भाज्य है। ठीक है, अभी क्लियर कट हो गया। अब हम किसी विषम संख्या पर चर्चा करते हैं। ठीक है, अब हम 17 पर चर्चा करते हैं। तो 17 को हम 1 गुना 17 ही लिख सकते हैं क्या, और कुछ लिख सकते हैं क्या, नहीं लिख सकते। तो ये हमारा प्राइम नंबर हो गया, इसके दो ही भाज्य निकले। अब हम 18 पर चर्चा कर सकते हैं। सॉरी 18 तो सम हो गया ना, छोड़िए इसको, सम को हम 15 लेते हैं। 15 एक ऑड नंबर है। अब 15 जो है भाज्य है कि नहीं है, फिर इसको प्राइम फैक्टर कर लेते हैं। तो 15 को हम 1 गुना 15 लिख सकते हैं, या फिर 5 गुना 3 लिख सकते हैं। ठीक है, 5 गुना 3 लिख सकते हैं। तो कितने फैक्टर हो गए, 1, 5 और 15। ठीक है, तो कितने फैक्टर हो गए इसके, 3 फैक्टर हो गए। तो ये भी हमारा भाज्य होगा। अब प्रश्न ये आता है कि 15 को कौन कौन सी संख्या भाग दे सकती है, या फिर 15 का फैक्टर कौन कौन है, या फिर 15 को ऐसी कौन सी संख्या है जो पूर्ण रूप से भाग दे सकती है। कभी कभी प्रश्न आपके दिमाग में आया होगा कि 15 को कौन कौन सी संख्या भाग दे सकते हैं। तो याद रखिए 15 को केवल 1, 5 और सॉरी इसमें 3 भी है क्या, मैं 3 छोड़ दिया था, इसमें 3 भी है ना। ठीक है, 5 से 15 हुआ था ना 15। तो इस 15 को
1, 5, 15 और 3, मतलब 1, 3, 5, 15 ही पूर्ण रूप से भाग दे सकता है। क्यों? क्योंकि इसमें शामिल है, वही घर का भेदी लंकड़ है, क्योंकि उसमें पहले से है 3, 5 और 15 पहले से इसमें, इसलिए जो अंदर में उसके रहेगा ना वही उसका भेद जानता है, वही उसको काट पाएगा। तो 15 को पूर्ण रूप से 1 काट लेगा, 5 काटेगा, 3 काटेगा और 15 काटेगा। बाकी किसी की औकात नहीं है जो 15 को पूर्ण रूप से काट पाए। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? भाज्य संख्या हो जाएगा। कई बार आप हम ना कई बहुत सारे नए नए टर्म्स यूज करेंगे कि कौन काटता है, या फिर 4 किससे कटेगा, या फिर 7 को, या फिर 20 को कितनी संख्याएं काट सकती है। जैसे हम यहाँ सिंपली ये कहें कि 30 को, ठीक है, कितने संख्या या फिर कौन कौन से संख्या पूर्ण रूप से भाग दे सकता है, भाग दे सकता है। हम क्या जानेंगे कौन है भाग दे सकता है? तो इसके लिए हम इसको प्राइम फैक्टर करना होगा। ठीक है, इसके लिए क्या करना होगा, इसको हम प्राइम फैक्टर कर लेते हैं। 30 को हम कैसे लिख सकते हैं? तो 30 गुना 1 लिख सकते हैं। ठीक है, हम इसको ऐसे बढ़ाते जाते हैं ताकि आपको पता चल जाएगा। 30 गुना 1 लिख सकते हैं। और कैसे लिख सकते हैं इसको हम, इसको प्राइम फैक्टर करना है ना, तो प्राइम फैक्टर करके ही चलते हैं। 30 को हम और कैसे लिख सकते हैं? 30 को हम लिख सकते हैं 15 गुना 2 लिख सकते हैं। अब इस 15 को कैसे लिख सकते हैं? 15 को 5 गुना 3 लिख सकते हैं। ठीक है, 5 गुना 3 लिख सकते हैं। ठीक है, 5 गुना 3 लिख सकते हैं। और कुछ है क्या? नहीं है। तो 1, 2, 3, ठीक है, और ये 5, 2 2 भी काटेगा ना, 5 भी काटेगा, साथ में आपका ये हो जाएगा 30। इसके साथ साथ जो इससे गुना होगा ना, मतलब इसके जो गुना हो गए वो भी इसको काटेंगे। जैसे मान लेते हैं अब 30 को कौन कौन काट सकता है? तो 30 को 1 काटेगा, 5 3 काटेगा, 2 3 और 5, साथ में 15, 5 या 15 करेंगे तो भी 30 कट जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये आपस में अगर गुना हो जाएगा ना तो ये भी 3 को काटना शुरू कर देगा, 30 को। तो 30 को कौन कौन काट सकता है? 1 3, 1 2 3 5। ठीक है, उसके बाद जितने भी और संख्या इससे बन सकती है गुणा के रूप में, जैसे 3 दूनी 6, तो 6 भी इसको पूरा पूरा काट पाएगा। ठीक है, तो ऐसा आपको पता होना चाहिए। अब 6 मैंने क्यों नहीं लिखा? क्योंकि मैंने प्राइम फैक्टर लिया था। बाकी आप इसके गुणा करके आप जो बनाना चाहो, ठीक है, 5 दूना 10 करोगे तो ये भी इसको काट लेगा। ठीक है, 5 1 और 30 को हम मंडी अगर छोड़ दे, ठीक है, इस 1 और लास्ट 30 को छोड़ दे तो 2 काटेगा, 3 काटेगा और 5 काटेगा, 30 और 1 को छोड़कर। ठीक है, बाद में अगर 3 दूना 6 करते हैं तो 6 भी काटेगा। ठीक है, 5 दूना 10 करेंगे तो ये भी काटेगा। अब 3 का गुना करेंगे किससे? 5 से, तो 5 तिया 15 भी काटेगा। और 5 दूनी 10 तो लिख लिए, 5 तिया 15, तो 2 3 5 6 10 15 इतने संख्या 30 को पूरा पूरा से काट पाएगा। मेरे बताने का मतलब यही है, ये प्रश्न आपको कभी पूछा नहीं जाएगा, लेकिन आपको पता होना चाहिए जब भी हम बात करते हैं कि 30 को कौन काटेगा, कि 30 के कितने गुणनखंड होंगे, ये आपको याद होना चाहिए। ठीक है, 30 के कितने गुणनखंड होंगे तो ये आपको याद होना चाहिए, इसके बिना आपका काम नहीं बनने वाला है। तो भाज्य संख्या क्या होता है, अभाज्य संख्या क्या होता है, ये हमने जान लिया। ठीक है, अभाज्य संख्या वैसा है जिसके केवल 2 ही गुणनखंड होंगे, जिसको एक और स्वयं काट पाएगा। जैसे ये 19 है, ये हमारा प्राइम नंबर है। अब इसके कितने गुणनखंड हो गए, इसको कौन काट सकता है? तो 19 को केवल 19 कटेगा और 1 से कटेगा। बाकी किसी की औकात नहीं है जो 19 को काट पाए, क्योंकि 19 का कोई भी जोड़ीदार नहीं है, कोई भी इसका राजदार नहीं है, इसलिए 19 एक प्राइम नंबर है। ठीक है, इसलिए 19 एक प्राइम नंबर है। तो आशा करता हूँ आपको ये पता चल गया होगा। आज का वीडियो के माध्यम से हम आपको क्या बताने वाले हैं। आधे घंटे का क्लास हो गया है। इसके बाद हम क्या पढ़ेंगे? इसके बाद हम पढ़ेंगे कि प्राइम नंबर, प्राइम में भी बहुत सारे प्राइम होते हैं, ट्विन प्राइम होते हैं। ठीक है, प्राइम नंबर को टेस्ट कैसे करते हैं कि प्राइम नंबर पता चल जाए हमको, है ना। प्राइम टेस्ट भी होता है। ठीक है, प्राइम टेस्ट भी होता है कि यदि कोई अंक प्राइम है कि नहीं है, इसको चेक करने के लिए हमारे पास कुछ फंक्शन होते हैं। ठीक है, वो प्राइम नंबर है कि नहीं है, ट्विन प्राइम क्या होता है, ये हम कल के वीडियो में देख लेंगे। ठीक है, और एक रेशनल के बीच कितने रेशनल नंबर होते हैं ये भी हम देख लेंगे। ठीक है, आज थोड़ा से और एक ज्ञान अर्जित कर लेते हैं ताकि आपको आगे जाके दिक्कत ना हो। तो 1 से लेके 25 तक कितने प्राइम नंबर होते हैं? तो 9 प्राइम नंबर होते हैं। अब हम इसको प्रूव कर दें, बाकी आपको, हाँ ना। अब 25 से लेके 50 तक कितने प्राइम होंगे? 25 से लेके 50 तक 6 प्राइम नंबर होते हैं। 50 से लेके 75 तक कितने प्राइम नंबर होंगे? तो 50 से 75 तक भी 6 प्राइम होंगे।
और 75 से लेके 100 तक कितने प्राइम होते हैं? 4 प्राइम नंबर होते हैं। ठीक है, और आगे देख लेते हैं। 1 से लेके 50 तक की बात करेंगे तो 1 से लेके 50 तक में 15, 9 और 6 15, तो ये 15 होंगे। कई बार क्वेश्चन से पूछा जाता है एक लाइन में। ठीक है, 50 से 100 तक कितने प्राइम नंबर? 10 प्राइम नंबर। 50 से 100 तक 10 प्राइम नंबर होंगे। यहाँ देख लिए 50 और 6 4 10। ठीक है, तो ऐसा प्राइम नंबर आपको पूछा जाएगा। अब हम देखते हैं कि आपको और कुछ बताना था कि इसमें, हाँ, कुछ स्पेशल बात बताना है। 1 से 25 तक, 1 से 25 तक हम वर्ड लिखेंगे तो एक हमारा ना तो प्राइम है ना तो नॉट प्राइम, तो एक को हटा दीजिए। 2, ठीक है, 2 के बाद कौन सा प्राइम नंबर है हमारा? 3 है। 3 के बाद 5 है। 5 के बाद 7 है। 7 के बाद हमारा प्राइम नंबर आ जाता है 11 भी हमारा प्राइम नंबर है, याद रखिएगा। 11 प्राइम नंबर है। 13 प्राइम नंबर है। 17 प्राइम नंबर है। 17 के बाद 19 प्राइम नंबर है। 19 के बाद 23 प्राइम नंबर है। तो कितने हुए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। देखिए 1 से 25 तक में 9 प्राइम नंबर है। ये जितने भी प्राइम नंबर हैं वो आपस में किसी से नहीं कटते अपने को छोड़कर। ठीक है, अब कुछ और स्पेशल बात आपको यहाँ बता दें ताकि आपको आगे चलकर दिक्कत ना हो। हम कुछ गिनती लिखते हैं, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8, सॉरी ये 8 और ये 9 और ये 10, बस यहीं तक के बारे में चर्चा करेंगे। एक के बारे में चर्चा करेंगे तो ये तो ना प्राइम है और ना ही नॉट प्राइम है, ना तो भाज्य है ना अभाज्य है। 2 के बारे में चर्चा करेंगे तो ये सबसे पहला प्राइम नंबर है, पहला प्राइम नंबर है। ठीक है, सबसे पहला प्राइम नंबर है। साथ में मात्र एक सम प्राइम है, सम प्राइम है मतलब एक ऐसा सम संख्या है जो अभाज्य है, जो किसी से भाग नहीं जाता, एक अकेला सम है। बाकी जो शेष सम बच जाएगा ना वो सब आपके प्राइम नंबर भाज्य संख्या में आ जाएगी। 3 क्या, 3 के बारे में चर्चा करेंगे तो जो 3 है ये पहला विषम प्राइम है, पहला विषम प्राइम नंबर है। ठीक है, पहला विषम प्राइम नंबर है ये। ठीक है, अब 4 के बारे में चर्चा करते हैं तो 4 जो है पहला, सॉरी पहला भाज्य संख्या है, भाज्य संख्या है। और कैसा भाज्य है? समभाज्य है। और पहला विषम भाज्य कहा जाए तो, विषम भाज्य कहा जाए तो ये तो हमारा प्राइम नंबर है। ठीक है, विषम भाज्य कहा जाए तो पहला विषम भाज्य 9 है, पहला विषम भाज्य क्या है? 9 है। ठीक है, तो ये भी बातें आपको याद होनी चाहिए ताकि आपको समझ आ जाए। पहले के बारे में हमने क्या चर्चा किया? ये तो ये प्राइम है और नॉट प्राइम, मतलब ना तो ये भाज्य है ना अभाज्य है। दूसरा एक भाज्य संख्या लेकिन सम है, सॉरी अभाज्य है लेकिन एक सम अभाज्य है। 3 पहला विषम प्राइम नंबर है, प्राइम नंबर मतलब अभाज्य संख्या, प्राइम का मतलब होता है अभाज्य संख्या। तो 3 एक पहला विषम अभाज्य संख्या है। 4 क्या है? पहला समभाज्य संख्या है। ठीक है, 5 के बारे में छोड़ दीजिए, इसमें कोई जानने लायक नहीं है। ठीक है, अब सीधा 9 के पास आते हैं तो ये पहला विषम भाज्य संख्या है। ठीक है, तो इतना चीज आपको याद होना चाहिए। अगली बार हम पूरे प्राइम के बारे में चर्चा करेंगे कि प्राइम को टेस्ट कैसे करते हैं। यदि आप कुछ लिख के दे दिया गया इस प्रकार से, ठीक है, इस प्रकार से अगर लिख के दे दिया, आप बताइए कि ये प्राइम है कि नॉट प्राइम है। मैंने पहले ही कहा था 2 को छोड़कर जितने भी सम होंगे वो सब भाज्य संख्या है, तो ये तो भाज्य संख्या हो गया। तो जहां सम होगा उसमें हमको दिक्कत नहीं है, लेकिन यदि हमको कोई विषम संख्या मिल गया 591, तब कैसे बताओगे कि ये भाज्य है कि अभाज्य है? तो इसको टेस्ट करने के लिए हमारे पास एक फंक्शन होता है, एक रूल होता है, एक सूत्र है, ताकि आप आसानी से समझ पाओ कि ये भाज्य है कि अभाज्य है। उसको हम अगले वीडियो में देखेंगे। मिलेंगे अगले वीडियो में। धन्यवाद।